देखो लास्ट क्लास में हमने जो प्रोबेबिलिटी था पार्टिकल की निकालने के लिए किसी भी अवस्था के लिए वो हमने पढ़ ली थी, ठीक है। और उसके लिए जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है उसका यूज करके हम कैसे मतलब पार्टिकल की पाए जाने की अवस्था, किसी एक अवस्था में पाया जाना या दूसरी अवस्था में पाए जाने के लिए क्या करेंगे उसके बारे में हमने देखा था। और वहां से हमने एक जो फॉर्मूला मैंने जो बताया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उस फॉर्मूले के आधार के ऊपर अलग अलग कोई भी पार्टिकल है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमने निकाली थी। और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसके लिए प्रोबेबिलिटी का मान सबसे अधिक होगा वो भी मैंने उसके ऊपर डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पहले कभी एक बार पूछा हुआ है वो भी कराया था। अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर आगे की तरफ बढ़ते हुए कुछ आपके दो टाइप के अवस्थाएं होती है, ठीक है, वो अवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में मतलब 2 से 3 टाइप की जो डेफिनेशन है जो इसके अंदर नॉर्मली एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें जो आप प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हो या प्रोबेबिलिटी का जो ये आप देखोगे फर्स्ट यूनिट वो क्या है, आधे से ज्यादा पोर्शन जो है फर्स्ट यूनिट का वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। मतलब अगर आपको प्रोबेबिलिटी समझनी है तो आपको जो इसके अंदर दो अवस्थाएं होती है माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट अवस्था जो पार्टिकल की होती है उसके बारे में आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ में इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए प्रोबेबिलिटी का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका यूज किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में होना चाहिए, पता होना चाहिए। और रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है आप लोगों के, ये थर्मोडायनेमिक्स मोहित, ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फर्स्ट यूनिट चल रही है क्योंकि क्वांटम में 3 यूनिटें पूरी हो चुकी है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने 3 वीडियो बनाए हैं, 3 के अंदर मैंने एक में प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया, एक में पार्टिकल की स्टेट के बारे में बताया और थर्ड वीडियो के अंदर हमने कोई भी पार्टिकल जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था। आज हम क्या करेंगे उसी के अंदर आगे बढ़ते हुए अलग अलग स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेट जो है आपकी, टोटली आप लोगों के पास में पार्टिकल की कितनी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है या कोई भी पार्टिकल जो है उसकी कितनी स्टेट होती है, 2 स्टेट होती है। एक तो मैक्रो स्टेट स्थूलावस्था और दूसरी स्टेट जो होती है वो कौन सी होती है, माइक्रो स्टेट। कौन सी अवस्था हो जाएगी, सूक्ष्म अवस्था। अब इसको कैसे समझ सकते हो, वैसे तो देखा जाए तो मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, मैक्रो स्टेट मतलब बड़ा, जैसे कि आपने कोई भी पदार्थ ले लिया तो पदार्थ के अंदर जो अणु होंगे परमाणु होंगे वो तो किसको प्रदर्शित करेंगे, मैक्रो स्टेट। पर उसी पदार्थ के अंदर उन्हीं अणु या परमाणु के हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखेंगे, वो किस अवस्था को प्रदर्शित करेंगे, माइक्रो स्टेट को प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि आप सिक्के को उछालते हो, 2 सिक्कों को, तो हेड हेड टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल, ठीक है, ये दोनों क्या है, माइक्रो स्टेट है, स्थूल अवस्था। इसको आप स्थूल अवस्था से प्रदर्शित कर सकते हो। पर इन दोनों को देखो, एक के हेड और एक के टेल आने की एक बार तो है एक सिक्के पर हेड आएगा, एक बार एक के ऊपर टेल आएगा, ठीक है। तो मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, स्थूल अवस्था। पर अगर सिंगल एक और एक इन दोनों को अगर देखें तो ये किसको प्रदर्शित करेगी, इसकी सूक्ष्म अवस्था को। सूक्ष्म अवस्था जो होता है उसको एनसीआर फॉर्मूले से निकाला जाता है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो दो अवस्था एक जैसी है, मतलब एक सिक्के पर एक बार टेल आ रहा है, एक सिक्के पर एक बार हेड आ रहा है, वापिस दूसरे में उसी की जैसी कंडीशन पर सिक्के चेंज हो गए वो अलग बात है। पर अगर आप सूक्ष्म अवस्था निकालना चाहोगे तो 2 सिक्के हैं और दोनों के ऊपर ये कंडीशन, एक माइक्रो स्टेट 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको ऐसे ही निकालो, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, ये क्या आ जाएगा आपकी 2 के बराबर, ठीक है। 2 अवस्थाएं होगी, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, कोई भी पार्टिकल जो है उसकी माइक्रो स्टेट्स कितनी है वो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एनसीआर का फॉर्मूला लगेगा। मतलब आप अगर सिंपल डेफिनेशन के रूप में पढ़ो तो किसी भी कण की या किसी भी पार्टिकल या किसी भी सिक्के को अगर आप उछालते हो तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की जो अवस्थाएं होती है
वो उसकी क्या कहलाती है, मैक्रो स्टेट कहलाती है। और उन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन की अवस्था में उसके पास कितनी कंडीशंस है, कितनी और अवस्थाएं है उसके अंदर, वो छोटी छोटी अवस्थाएं जो होती है वो क्या कहलाती है, उसकी सूक्ष्म अवस्था। तो ये सारी की सारी किसको प्रदर्शित करेगी, सूक्ष्म अवस्था को प्रदर्शित करेगी। पर अगर देखो इसमें टोटल कितनी, 4 माइक्रो स्टेट है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैक्रो स्टेट लिखोगे तो वो कितनी होगी, 3 होगी, ये ध्यान रखना इसमें। एनसीआर ही क्यों नहीं, क्यों का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। जो ये एनसीआर है ये इसकी टोटल अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। जो आप टोटल या जो टोटल अवस्थाएं होती है वो तो 2n से निकाली जाती है। ये एनसीआर जो है आपको जो अवस्था दी गई है, जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, उसी के लिए इस एनसीआर का यूज किया जाता है। ये तो कॉम्बिनेशन है यार प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे कि मान लो आपने 2 पार्टिकल लिए, एक के अंदर हेड और एक में टेल आ रहा है, तो इसमें एक आर और दूसरा n माइनस आर से प्रदर्शित किया जाएगा। तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी के अंदर आप किसका यूज करते हो, कॉम्बिनेशन का यूज करते हो। इस वजह से यहाँ पे एनसीआर का यूज किया गया, और कोई कारण नहीं है। एनपीआर एनसीआर में कोई फर्क नहीं, इसमें तो यहाँ पे एनसीआर कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एनसीआर यूज किया, और कोई भी कारण नहीं है, ठीक है ना। अब वो तो आप लोगों के जिस तरीके से पढ़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन का यूज किया जाएगा एनसीआर का, ठीक है ना, और इसका कोई कारण नहीं है, ठीक है। अब देखो देखो मैंने वैसे तो नॉर्मल डेफिनेशन के रूप में बता दिया आपको। एन का मतलब होता है आपके पास में कितने पार्टिकल हैं, एन का मतलब कुल कण, ठीक है। एन का मतलब हो गया आपके पास में कुल कण कितने हैं। आर जो है वो आपके किसको प्रदर्शित करता है, अवस्थाओं को प्रदर्शित, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि एनसीआर, इसमें आप जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हो आर एन माइनस आर, ठीक है। आपके पास में टोटल कितने कण है, 2 कण है, तो 2 कण मान लो या 100 कण मान लो, 200 कण मान लो, कितने भी कण मान लो, ठीक है। वो अवस्थाएं कितनी प्रदर्शित करेंगे, मान लो कि कोई भी पार्टिकल है उसके द्वारा 2 अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है किसी घटना को प्रदर्शित करने के लिए। एक तो वो एक घटना को प्रदर्शित कर सकता है और एक वो इस घटना को प्रदर्शित नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो कि आपके पास में एक सिक्का है, ठीक है। ये सिक्का जो है इसके पास में क्या है, 2 कंडीशन है, ये उछलेगा तो एक तो हेड आने की कंडीशन, दूसरी क्या, टेल आने की कंडीशन। जैसे कि मान लो आपने 100 सिक्कों को उछाला, 100 में से आप लोगों के पास में 20 सिक्के ऐसे थे जिनके ऊपर हेड आया और 80 सिक्के थे ऐसे थे जिनके ऊपर टेल आया। तो इन 20 सिक्कों के ऊपर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो हम किससे निकालेंगे, पी बराबर पी कोष्टक में आर एन माइनस आर। मतलब आपके पास में 20 सिक्के ऐसे हैं, ये जो होगी ना, ये किसी एक पर्टिकुलर अवस्था के अंदर जो पार्टिकल की संख्या होती है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, आर से। और एन जो होता है वो क्या करता है, टोटल आपके पास में कितने पार्टिकल है उसको प्रदर्शित करता है। ये इसके अंदर ध्यान रखना है। ये चीजें तो आपकी काफी पढ़ी हुई होगी, जैसे कि आपने 10th से ये प्रोबेबिलिटी जो है वो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, वही की वही सेम प्रोबेबिलिटी का इसमें यूज किया जा रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो समझ में आ गया ना, जो आर होगा वो क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर अवस्था के अंदर कितने पार्टिकल है वो उस अवस्था को प्रदर्शित कर रहे हैं, वो संख्या होगी। और एन जो होंगे आपके पास में टोटल कितने पार्टिकल है उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन लिखो इसकी। डेफिनेशन मैक्रो स्टेट की, मैक्रो स्टेट। अब मैक्रो स्टेट की डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि किसी भी कण की जो विभिन्न वितरण, किसी कणों के निकाय में विभिन्न वितरणों को क्या बोला जाता है, मैक्रो स्टेट कहते हैं, ठीक है ना। विभिन्न वितरणों की जो विभिन्न वितरण है उनकी संख्या को क्या बोलोगे आप,
मैक्रो स्टेट बोलोगे। देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल के रूप में क्या है, 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल कितने वितरण प्राप्त होते हैं? कुल 5 वितरण प्राप्त होते हैं। या कुल 5 मैक्रो स्टेट प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना मैक्रो स्टेट जो होती है उसको पता करने का तरीका क्या है? उसको पता करने का एक ही तरीका है, मतलब मैक्रो स्टेट जो है उसको कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे? सूत्र क्या होता है? n+1 से ज्ञात किया जाएगा, जहां n क्या होता है? कणों की संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n+1 की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? मैक्रो स्टेट ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखो आपने कितने सिक्कों को उछाला? 4 सिक्कों को उछाला, तो इन 4 सिक्कों के अंदर मैक्रो स्टेट्स कितनी होगी? इन 4 सिक्कों के लिए 4 + 1 = 5 मैक्रो स्टेट। 5 मैक्रो स्टेट कैसे? कौन सी 4 0 3 1 2 2 और 0 4। अब देखो और एक आपके आ जाएगी इसके अंदर 1 3। अब इनका क्या मतलब है? जैसे कि आपने 4 सिक्के उछाले तो सिक्कों के पास में कंडीशन क्या होगी? या तो हेड आएगा या फिर उसके पास में टेल आएगा। तो इसकी कंडीशन क्या है? हेड टेल, टेल हेड, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। मतलब आपने जब सिक्कों को उछाला तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? या तो उसके पास में 4 बार हेड आएगा और 1 बार टेल आएगा, 0 बार टेल आएगा, 3 बार हेड आ सकता है और 1 बार टेल आ सकता है, 2 बार हेड 2 बार टेल, 0 बार हेड 4 बार टेल, 1 बार हेड और 3 बार टेल। अब देखो ये कंडीशन जो है ना, ये कंडीशन मैक्रो स्टेट को, मतलब आपके पास में अगर आप देखोगे तो ये कंडीशन जो होगी ये किसको प्रदर्शित करेगी? मैक्रो स्टेट को। पर अब इनके अंदर भी क्या हो सकती है? कुछ ऐसी अवस्थाएं हो सकती है जिसके अंदर क्या होगा, क्योंकि 4 सिक्के हैं, उन 4 सिक्कों में से उसने बताया कि 3 के ऊपर हेड आ सकता है, 1 के ऊपर टेल आ सकता है, 2 पे हेड आ सकता है, 2 के ऊपर टेल आ सकता है, 0 पे हेड आएगा, 4 के ऊपर टेल आएगा, 1 के ऊपर हेड आएगा, 3 के ऊपर टेल आएगा। ठीक है, ये इसने बता दिया। अब देखो आप इसकी कंडीशन लिखोगे ना इन सिक्कों वालों की, तो वो कैसे, अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसकी मैक्रो स्टेट है? अब उसके बारे में देखो, आप अगर 4 सिक्कों को उछाल दो, ठीक है, 1 2 3 4, हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। अब देखो उसके बाद में क्या है, इसके ऊपर हेड, इसके ऊपर टेल, टेल टेल। ठीक है, अब देखो फिर टेल हेड टेल टेल, फिर हेड टेल 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 हेड टेल 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 टेल। अब देखो, अब आप इस कंडीशन को देखोगे ना तो इसमें क्या है? इसमें फिक्स है, 3 सिक्कों के ऊपर क्या है? टेल है, 1 सिक्के के ऊपर क्या है? हेड है। ठीक है, इसके बाद टोटल अभी कितनी अवस्थाएं है ये वाली? 1 2 3 4 5 और 4, 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। ठीक है, 4 अवस्थाएं। ये 4 अवस्थाएं जो है ये किसकी क्या कहलाएगी? सूक्ष्म अवस्था कहलाएगी, माइक्रो स्टेट। ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये इसकी क्या कहलाएगी? माइक्रो स्टेट कहलाएगी। और अगर आप कंडीशन देखो तो इनके अंदर आप देखोगे 1 और 3, यही कंडीशन लग रही है। मतलब हेड तो टोटली सिर्फ एक ही सिक्के के ऊपर आ रहा है, टेल क्या हो रहा है? अलग अलग 3 सिक्कों के ऊपर आ रहा है। तो ये ध्यान रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या है? 1 3, मतलब 1 के ऊपर हेड आना चाहिए और 3 के ऊपर टेल आना चाहिए। अब ये कौन से अवस्था के अंदर चेंज हो रहा है? ये डिस्ट्रीब्यूशन तो वही का वही रह रहा है, पर सिक्कों कौन से के ऊपर हेड और कौन से पे टेल, ये चीज चेंज हो रही है। तो ये जो अलग अलग अवस्था है इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और अलग अलग अवस्थाएं जो होती है वो अलग अलग अवस्थाएं क्या कहलाती है? सूक्ष्म अवस्था या फिर माइक्रो स्टेट कहलाती है। तो डेफिनेशन के रूप में आप इस माइक्रो स्टेट के अंदर क्या लिख सकते हो?
मैक्रो स्टेट में ध्यान रखना, नंबर ऑफ स्टेट याद करना है तो आपको पार्टिकल की संख्या के अंदर क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ देना पड़ेगा। लेकिन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट याद करनी है तो उस कंडीशन के अंदर ये पूरी की पूरी चीजें चेंज हो जाएगी और उसको आप एनसीआर की सहायता से निकाल सकते हो। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब देखो इसके अंदर माइक्रो स्टेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। माइक्रो स्टेट क्या होती है? माइक्रो स्टेट, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, सूक्ष्म अवस्था। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन में क्या है, यदि प्रत्येक भिन्न व्यवस्था जो कि किसी वितरण कोष्ठ में आप क्या बोल सकते हो, स्थूल अवस्था में होती है, उन्हें क्या बोला जाता है, सूक्ष्म अवस्था कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एनसीआर। ठीक है, किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये ध्यान रखना, किसी एक स्थूल अवस्था के लिए, जैसे कि आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन है ना 1 और 3, अब इसका अगर आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात करना है तो आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला NC1 लगाओगे। ठीक है, या फिर 4C1 लगाओगे। तो 4C1 लगा के आप क्या कर सकते हो, इससे क्या पता कर सकते हो कि इसके पास में कितने कॉम्बिनेशन है, मतलब कितनी माइक्रो स्टेट्स है, वो आप क्या कर सकते हो, इसमें ज्ञात कर सकते हो। पर अगर आप वहीं पर आप क्या कर रहे हो, किसी एक स्थूल अवस्था के लिए आपने माइक्रो स्टेट ज्ञात कर ली। ठीक है, लेकिन वहीं पर आप लोगों को अगर टोटली किसी भी कण के लिए कोई भी अगर निकाय आपके पास में 4 सिक्कों का सिस्टम है, ठीक है, या फिर 4 कणों का सिस्टम है, उसके अंदर कितनी माइक्रो स्टेट है वो ज्ञात करनी है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ज्ञात करनी है। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ज्ञात करना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, 2n। ठीक है, अब देखो 4 सिक्के ले रहे थे हम, 4 सिक्कों के लिए माइक्रो स्टेट कितनी होगी, 2 की घात 4, मतलब किसके बराबर आएगा, 16। भले आप इसके अंदर 4 सिक्कों के अंदर जो ये हेड और टेल वाली कंडीशन है उसको अप्लाई करके देख लेना, टोटली आप लोगों के पास में जो माइक्रो स्टेट आएगी वो क्या होगी, 2 की पावर 4 बराबर 16 के बराबर ये कंडीशन आएगी। ये आपको ये ध्यान रखना है। और उसके अंदर ये आप अलग अलग ये 1/3 1 3 3 1 2 2 4 0 0 4, इसके लिए आप अगर कंडीशन निकालोगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस वाले स्थूल अवस्था वाली कंडीशन के लिए इस कंडीशन को लगाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, फाइंड द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन ए 1 मैक्रो स्टेट। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एनसीआर फॉर्मूला यूज करना है। ये ध्यान रखना, दोनों के अंदर चेंजिंग कितना सा है, बस इतना सा है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट याद करना है तो 2 की पावर n लगा दो अगर वो 2 कंडीशन को प्रदर्शित कर रहा है, और वहीं पर फाइंड द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन मैक्रो स्टेट। कोई भी आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको माइक्रो स्टेट याद करनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एनसीआर वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो इस 1 3 को देख लो या फिर आप 3 1 को देख लो, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पे 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 गया, क्या बचा 4। मतलब अगर आपको इस वाली कंडीशन के लिए माइक्रो स्टेट की संख्या पूछ ले तो 1 3 के लिए 4C1 बराबर क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास में 4 के बराबर आ जाएगा। ये इसमें ध्यान रखना। अब आती है दो और टाइप की अवस्थाएं है, या फिर सॉरी एक सिद्धांत है आपकी इसके अंदर, या फिर थ्योरी है, इक्वी प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है। इक्वी प्रोबेबिलिटी बोलो या समान प्रायिकता का सिद्धांत बोलो, एक ही की एक बात है। अब देखो
कौन सा सिद्धांत? समान प्रायिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्विक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो इस थ्योरी में कुछ भी नहीं है, इतना सा ही ध्यान रखना है कि अगर किसी भी पार्टिकल है या फिर इस सिद्धांत का कोई भी आप सिस्टम ले रहे हो जिसके अंदर कुछ अलग अलग टाइप के पार्टिकल है, तो वो क्या कर रहे हैं, दो प्रकार की अवस्थाओं या वो जितनी भी अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं ना, जैसे कि मान लो कि माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट से तो देखा जाए तो अलग अलग चीजें होगी। दो अवस्थाएं है, कोई भी सिक्का है तो वो क्या है, हेड या टेल को प्रदर्शित करता है। आपके पास में सिक्कों की संख्या काफी है, मतलब आप मान लो कणों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो कण जितनी भी अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं ना, उन्हीं सभी अवस्थाओं की अगर प्रोबेबिलिटी समान होती है तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को कैसी प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, किसका सिद्धांत बोलेंगे, समान प्रायिकता का सिद्धांत। जैसे कि मान लो कि आपने दो सिक्के उछाले, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल आ गया, और ये कैसे सिक्के हैं, भेद सिक्के हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। तो उस कंडीशन में इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, सभी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4, इसकी भी 1/4, इसके भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसके भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। मतलब हर एक प्रत्येक स्टेट की सेपरेटली आप हर स्टेट की अगर प्रोबेबिलिटी देखना चाहोगे और वो अगर प्रोबेबिलिटी इक्वल आ जाती है तो उसी सिद्धांत को क्या बोला जाता है, समान प्रायिकता का सिद्धांत कहते हैं। तो इसके थ्योरी के अंदर आप, इस प्रिंसिपल के अंदर आप क्या कह सकते हो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक निकाय की प्रत्येक माइक्रो स्टेट की प्रायिकता क्या होती है, की प्रायिकता समान होती है। अतः हम किसी भी अवस्था को क्या नहीं देते हैं, को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। जितनी भी अवस्था होगी ना, वो सारी की सारी क्या होगी, उन सारी की सारी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, इक्वल हो। हम किसी भी अलग से किसी भी अवस्था को प्रायोरिटी नहीं देंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक हो, सभी की एक समान प्रोबेबिलिटी हो। तो वो थ्योरी जो होती है वो कौन सी थ्योरी होती है, समान प्रायिकता की थ्योरी कहलाती है। ये जो इक्वी प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके आधार के ऊपर दी जाती है, समान प्रायिकता के सिद्धांत के आधार के ऊपर प्रदर्शित की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या किया, 4 सिक्कों को उछाला, 4 सिक्के भी कैसे, अब मान लो समान सिक्के उछालो या असमान सिक्कों को उछालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हर स्टेट की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समान होनी चाहिए। बस ये आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर कि अगर आप अलग अलग एक स्टेट ले रहे हो, एक सिंगल स्टेट ले रहे हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बाकी वाले सिंगल स्टेट की जैसी ही होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4 सिक्कों को उछाला जाए तो कुल माइक्रो स्टेट कितनी होगी, तो कुल माइक्रो स्टेट जो होती है वो क्या होगी, 16। ठीक है, और प्रत्येक माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, प्रत्येक माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, 1/16 होती है। ये इसमें आपको ध्यान रखना है। ये क्या करता है, हर स्टेट की प्रोबेबिलिटी को प्रदर्शित करता है, जो कि ये बताता है कि प्रत्येक स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं है।
ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। अब आ जाती है आपकी माइक्रो स्टेट के अंदर भी क्या होती है, आपके पास में दो प्रकार की अवस्था होती है, एक तो प्राप्य अवस्था और एक अप्राप्य अवस्था। मतलब इन दोनों में डिफरेंस इतना सा है कि अगर आपने कोई भी कंडीशंस या कोई भी शर्त रखी है किसी माइक्रो स्टेट के आने के लिए, और अगर उस माइक्रो स्टेट के द्वारा दी गई शर्तों या प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर वो अप्राप्य अवस्था हो जाएगी। लेकिन वो दी गई सारी कंडीशंस या सारे के सारे रूल्स का क्या फॉलो करते हुए क्या कर रही है, माइक्रो स्टेट आ रही है या फिर वो चल रही है, माइक्रो स्टेट प्राप्त होती है तो हमें, तो वो वाली माइक्रो स्टेट जो होगी वो कैसी होगी, प्राप्य माइक्रो स्टेट्स कहलाएगी। अब देखो दो प्रकार की सूक्ष्म अवस्थाएं होती है। सबसे पहली है वो क्या है, प्राप्य एवं अप्राप्य सूक्ष्म अवस्था। ठीक है, प्राप्य और अप्राप्य सूक्ष्म अवस्था से मतलब से इतना सा है कि ये माइक्रो स्टेट जो प्राप्त होगी हमें, ये क्या करती है, यह अवस्था दिए गए सभी शर्तों, सभी नियमों या प्रतिबंधों या शर्तों का क्या पालन करती है। ठीक है, कभी वो क्या कर सकती है, कभी वो अवस्था जो है वो कैसी अवस्था कहलाएगी, प्राप्य अवस्था कहलाएगी, अदरवाइज वो अवस्था अप्राप्य अवस्था कहलाएगी। और इसमें क्या होगा, नियम या शर्तों या प्रतिबंधों का क्या नहीं होता है, का पालन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। और कुछ भी नहीं, इसमें डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्मेट में एक नंबर में पूछ सकता है, प्राप्य और अप्राप्य सूक्ष्म अवस्थाएं किसे कहते हैं, तो इतना सा ध्यान रखना। एक ऐसी अवस्था होगी जो सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस का क्या करती है, पालन करती है, और एक ऐसी अवस्था होगी जो सारे रूल और रेगुलेशंस का पालन नहीं करती। मतलब आपको ये बोल दिया जाए कि एक ऐसी अवस्था जो सूक्ष्म अवस्था जिसमें पार्टिकल की संख्या 15 है, तो वो हमेशा वही नियत रहनी चाहिए, और उसकी एनर्जी अगर 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वही की वही रहनी चाहिए उन सब पार्टिकल की टोटल एनर्जी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में वो अवस्था जो होगी किसी पार्टिकल को प्रदर्शित करने के लिए, वो क्या होगी, अप्राप्य अवस्था होगी। क्योंकि मान लो कि आपके पास में कोई भी सिस्टम दे दिया, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है और बोल दिया गया कि इन 15 पार्टिकल की एनर्जी इतनी होनी चाहिए, और अगर वैसी नहीं प्राप्त हो रही है शर्त के अनुसार, तो वो कैसी अवस्था में प्रदर्शित की जाएंगी, पार्टिकल अप्राप्य अवस्थाओं में प्रदर्शित की जाएगी। अब आ जाती है आप लोगों की जो है कंस्ट्रेंट, या फिर आप कह सकते हो प्रतिबंध। प्रतिबंध क्या होता है, मतलब प्रतिबंध एक प्रकार से देखोगे तो किसी निकाय पर लगाए गए जो शर्तें होंगी या फिर कंडीशन जो होगी वो क्या करेगी, वो उस निकाय के लिए कंस्ट्रेंट को या प्रतिबंधों को प्रदर्शित करेगी। और ये प्रतिबंध जो होते हैं वो उसके ऊपर क्या करते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कोई भी निकाय जो होता है उसके ऊपर टोटली दो प्रकार के कंस्ट्रेंट होते हैं या दो प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। एक तो ये कि उस निकाय में स्टार्ट से लेके एंड तक कोई भी अगर वो कंडीशन को या शर्त को फॉलो कर रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, वो दो अवस्थाओं को प्रदर्शित कर रहा है, या फिर कोई भी घटना उसमें घटित हो रही है उस पार्टिकल के द्वारा, निकाय के पार्टिकलों के द्वारा, तो स्टार्ट में जितने पार्टिकल थे एंड में भी उतने पार्टिकल होने चाहिए। स्टार्ट में उन सब पार्टिकलों की टोटल एनर्जी जितनी थी वही की वही लास्ट के अंदर भी एनर्जी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो पार्टिकल जो होते हैं वो कौन से, वो सिस्टम जो होता है वो कैसा सिस्टम होता है, या वो अवस्था जो होती है वो कैसी अवस्था होती है, प्राप्य अवस्था। अदरवाइज ये अप्राप्य अवस्था हो जाएगी तथा वो दिए गए प्रतिबंधों का पालन नहीं करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो कांस्टेंट या प्रतिबंध क्या होता है, कांस्टेंट या प्रतिबंध, तो इसकी डेफिनेशन में इतना ध्यान रखना है, किसी निकाय पर लगाए गए
शर्तों को क्या कहते हैं? प्रतिबंध कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की होती है। एक तो इसमें कणों की संख्या जो थी एन, वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। दूसरी कुल एनर्जी जो है, वो कुल ऊर्जा जो है, वो ई भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। मतलब आप किस प्रकार से लिखोगे? एन बराबर क्या लिखते हो? n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 प्लस nn। मतलब जितने भी कण है उन सबको जोड़ दोगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो किसके द्वारा? n के द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे। और उन सब अलग अलग कणों की जो एनर्जी है उसको जोड़ोगे तो आपको उस सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी का, उस सिस्टम की टोटल एनर्जी का भी पता चल जाएगा। ये हो सकता है कि जैसे मान लो कि ये अलग अलग स्टेट है, ये जिसमें n1 पार्टिकल है, जिसमें n2 पार्टिकल है, n3 पार्टिकल है, n4 टाइप की पार्टिकल है। सबकी एनर्जी क्या है? E1, E2, E3, E4। स्टार्टिंग में ये एनर्जी कुछ और थी, जैसे मान लो 5 4 3 2, ठीक है। और आप लास्ट में जा रहे हो तो एनर्जी इस प्रकार से चेंज होगी 5 4 3 2, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे तो क्या है? 5 4 9, 9 3 12 और 2, इससे 14 आ रही है, इससे भी क्या आएगी? 14 आएगी। मतलब अलग अलग स्टेट या पार्टिकल की एनर्जी चेंज हो जाए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर टोटल सिस्टम की एनर्जी कभी भी नहीं बदलनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे यही जो होता है, ये क्या कहता है? किसी भी सिस्टम के ऊपर क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं, उसके प्रतिबंध होते हैं। मतलब शर्त यही है कि कोई भी सिस्टम अगर किसी भी कंडीशन को या कोई भी घटना शो कर रहा है तो उसकी एक तो क्या होनी चाहिए? उसके ऊपर प्रतिबंध ये होता है कि उसके पार्टिकल की संख्या समान रहनी चाहिए। दूसरी, उसके उस सिस्टम की पूरी एनर्जी हमेशा क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये आपको इसमें ध्यान रखना है प्राप्य और अप्राप्य अवस्थाओं के अंदर। ठीक है, ये उसके क्या होते हैं? कंस्टेंट या प्रतिबंध या शर्तें होती है किसी भी सूक्ष्म अवस्था की। अब देखो एक और चीज है, वो है आपकी साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम कंडीशन। जिसे आप क्या बोल सकते हो? स्थायी अवस्था भी। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन या स्थायी अवस्था कौन सी होती है? यह वह अवस्था होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ये सबसे अधिक होती है। ये ध्यान रखना, जिस अवस्था की प्रोबेबिलिटी सबसे, आपने जैसे कि 4 सिक्कों को उछाला, ठीक है, तो उसमें देखोगे 2 2 आता है एक। इसमें माइक्रो स्टेट नंबर क्या है? 4C2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो क्या आएगा? 3 इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 से एक 2 गया, इस 2 से ये 2 बार गया, तो 6 माइक्रो स्टेट आ गया। तो इन 6 माइक्रो स्टेट है, इनकी प्रोबेबिलिटी या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 बटा इस माइक्रो स्टेट की मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी 6/16 बराबर 3/8। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बाकी वाले सारी की सारी मैक्रो स्टेट से क्या होगी? अधिकतम होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और मैक्रो स्टेट जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है वह उस निकाय की क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन या स्टेट कहलाती है। ये ध्यान रखना, या तो आप बोलो उसकी प्रोबेबिलिटी अधिक हो, या फिर आप कह सकते हो उसमें नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट भी अधिक हो, ये भी आप कह सकते हो, या उसकी एनर्जी, या दूसरी चीज ये कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है, और साथ ही साथ में उसकी एंट्रोपी का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो इसके अंदर 4 कंडीशन आप और क्या लिख सकते हो कि जो आपको अगर कोई भी स्टेट है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को प्रदर्शित कर रही है या नहीं कर रही है, ये पता करना है। एक तो आपको वो देखना होगी कि उसमें माइक्रो स्टेट की संख्या कितनी है, या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी, ये पता होना चाहिए। दूसरी
इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एनर्जी मिनिमम होती है और एंट्रोपी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इस कंडीशन को पता करना तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो भी निकाय है उसके अंदर किसी भी कंडीशन की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी के साथ में और चीज क्या मैक्सिमम होनी चाहिए, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। इसके साथ साथ में और क्या, एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम, पर एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। ये ध्यान रखना साम्य अवस्था के लिए। डेफिनेशन में सिर्फ इतना सा लिखना होगा, माइक्रो स्टेट क्या है, तो बस ये बता देना जिस कोई भी मैक्रो स्टेट है या स्लो अवस्था है जो कि किसी भी निकाय के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रदर्शित करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या उस माइक्रो स्टेट की टोटल निकाय के अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिकतम होती है, तो उसकी क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी। सिक्कों के लिए एग्जांपल के रूप में आप 2-2 जैसे 4 सिक्कों को उछालोगे तो 2-2 वाला कॉम्बिनेशन जिसमें 2 पे हेड और 2 पे टेल हो, वो वाला कंडीशन जो होती है, वो वाली मैक्रो स्टेट जो होती है, वो सबसे स्थायी अवस्था या इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है उन चारों सिक्कों के लिए। क्यों, क्योंकि उसी अवस्था के लिए सबसे अधिकतम माइक्रो स्टेट है और साथ ही साथ वहां पे ही प्रोबेबिलिटी सबसे अधिकतम पाई जाती है। ठीक है, अब इसके आगे का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना।